राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की क्लासों की सीरीज में 6 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। आज 7वां अध्याय करने वाले हैं। मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे जल संसाधन एवं संरक्षण की। जल उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, यानी पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, उसका कारण है जल। बाकी ग्रहों पर जल नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं, यानी जल जहाँ से प्राप्त होता है वो सारे संसाधन जल संसाधन कहलाते हैं। अब राजस्थान के मुख्य जल स्रोत यानी जहाँ से जल प्राप्त होता है वो है झीलें, नदियाँ, उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएँ एवं नलकूप यानी ट्यूबवेल। तो आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधन एवं अफवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जल संसाधन यानी जहाँ से जल प्राप्त होता है, और अफवाह तंत्र यानी जहाँ पे नदियाँ जो है, नदियाँ कहाँ जाके गिरती हैं, कौन से समुद्र में मिलती है, उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो धरातली बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। तो जैसे देखिए, ये है कोई छोटी सी नदी, या आगे जाके किसी बड़ी नदी में मिल रही है, तो यह अफवाह तंत्र कहलाता है। जैसे मान लो ये बनास नदी है, और बनास नदी आगे जाके ये चंबल नदी में मिल रही है। किसमें? चंबल नदी में। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी हो गई? ये बनास। तो बनास चंबल की सहायक नदी हो गई, छोटी नदी। तो दो अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। अब आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ये है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे हमेशा दक्षिण होता है, और सीधे हाथ की तरफ पूर्व होता है, और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम होता है। अब यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरीके से है। तो अरावली पर्वतमाला क्या कर रही है? जल विभाजक का काम, यानी पश्चिम की तरफ जो बारिश होती है वो पूर्व की तरफ नहीं जा पाती है, और पूर्व की तरफ जो बारिश होती है वो पश्चिम की तरफ नहीं जा पाती है। तो पूर्व की तरफ बारिश अधिक होती है अरावली पर्वत के पूर्व की तरफ, और अरावली पर्वत के पश्चिम की तरफ बारिश कम होती है। तो ये अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में, वो जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिए आप। पहला, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो हमने अभी देखा कि जैसे राजस्थान के नक्शे में ये अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत के बिल्कुल पूर्व में ये पूर्व है। तो इस पूर्व की तरफ बनास नदी जो बहती है, काली सिंध बहती है, यहाँ पे पार्वती बहती है, ये सारी आगे जाके चंबल में मिल जाती है, ठीक है। और चंबल आगे जाके यमुना नदी में, यमुना नदी गंगा नदी में, और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। तो ये सारी नदियों को किसका अफवाह तंत्र कहते हैं? बंगाल की खाड़ी का, क्योंकि ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। ये राजस्थान है, और ये अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला के आप देखिए, माही नदी यहाँ से, लूनी नदी यहाँ से, तो और पश्चिम बनास इधर। तो ये अरब सागर में जल ले जाती, इधर ले जाती इस तरफ पश्चिम की तरफ। तो इनको अरब सागर का अफवाह तंत्र वाली नदियाँ कहा जाता है। किसको कहते हैं अरब सागर की अफवाह तंत्र वाली नदी? माही, लूनी और साबरमती को। उसके बाद तीसरे नंबर पे आंतरिक अफवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल मार्ग में ही विलुप्त हो जाए, या किसी झील में ही मिल जाए, उसे आंतरिक अफवाह या भूमिगत अफवाह कहते हैं। यानी बहुत सारी नदियाँ समुद्र में नहीं मिलती, किसी नदी में नहीं मिलती, और झील में मिल जाती है, या फिर भूमिगत हो जाती है। इनको भूमिगत नदियाँ कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियाँ आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण थी। ध्यान रखिए कि आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण में कौन कौन सी नदियाँ आती है? घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंढा। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। तो एक एक नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इनको आप इंपॉर्टेंट लगा ले। राजस्थान की प्रमुख नदी, हम चंबल नदी की बात करते हैं। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, यानी विंध्याचल पर्वत से नदी निकलती है। यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी थी। इसको ध्यान रख के यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी भी चंबल ही है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोड़गढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके प्रमुख सहायक नदियाँ, तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपके चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ध्यान रखिए आप, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती नदियाँ।
चंबल की सहायक नदियाँ है। तो राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? चंबल नदी के किनारे। उसके बाद बात करते हैं अपन बनास नदी की। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। तो ये भी ध्यान रखिए आपके, बनास नदी कहाँ निकलती है? राजस्थान में राजसमंद के खमनोर के पहाड़ियों से। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। तो बनास नदी कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी यानी केवल बारिश के मौसम में बहती है और गर्मी तक आते आते सूख जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास आपको, ठीक है। और वर्ष भर बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखिए आप, बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक, सवाई माधोपुर नगर दोनों बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं, बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की सहायक नदियों को ध्यान रखिए, जो एग्जाम पूछा जाता है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मेनाल, कोठारी, बेड़च एवं खारी आदि नदियाँ है। लूनी नदी की बात करते हैं। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती एवं सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से ध्यान रखिए आप कि लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले से होता है और सरस्वती और सागरमती दो जल धाराओं से ये नदी निकलती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। यानी गुजरात में है कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक लूनी नदी का जल कैसा होता है? मीठा होता है, लेकिन उसके बाद इसका जल क्या हो जाता है? खारा। तो लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी कहा जाता है। इसके सहायक नदियों में लूनी नदी की सहायक नदी आप ध्यान रखिए, जोजरी, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुहिया आदि है, जहाँ से एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। इनको ध्यान रखिए आप। और यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है आपको कि कौन सी नदी जो निकलती अजमेर से है लेकिन बाड़मेर में आती है यानी बालोतरा में आती है? तो लूनी नदी से, क्योंकि अजमेर से निकलती तो अजमेर का सारा पानी बाड़मेर बालोतरा आता है, तो बाढ़ हमेशा बालोतरा आती है। अगली नदी की बात करते हैं माही नदी की। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल, यानी विंध्याचल पर्वत से निकलती माही नदी। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात के अंदर। इसकी तो माही की सहायक नदियों का ध्यान रखिए आप, सोम एवं जाखम, जो बेणेश्वर में मिलती है। यानी बेणेश्वर धाम जो है सोम, माही और जाखम तीनों नदियों के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं बाणगंगा नदी की। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट पहाड़ी से होता है। तो ध्यान रखिए आप, बाणगंगा नदी का उद्गम अरावली पहाड़ में बेराट की पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान नम भूमि का निर्माण करता है। तो भरतपुर के अंदर घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है बाणगंगा नदी किनारे, ये इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ से रीट में पूछा गया प्रश्न है कि अर्जुन की गंगा कौन सी नदी कहते हैं? बाणगंगा को। उसके बाद घग्गर की बात करते हैं। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिए आप। हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती? घग्गर। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। घग्गर नदी राजस्थान के केवल 2 ही जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में वो भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष या सहायक नदी माना जाता है। तो प्राचीन यानी सिंधु सभ्यता के समय की सरस्वती नदी के अवशेष किसको माना जाता है? घग्गर नदी को। मानचित्र के माध्यम से आपको राजस्थान का उच्चावच एवं अपवाह तंत्र समझा रखा है। नक्शे में बात करते हैं डिटेल से। मानचित्र में नदियाँ आपको समुद्र तल से ऊंचाई के माध्यम से बता रखी है। ये देखिए आप, कांतली नदी, उसके बाद सांबर झील दे रखी है जो जयपुर के अंदर है। लूनी नदी जो बहती है, सुकड़ी नदी, बांडी नदी, सागी नदी जो लूनी की सहायक नदियाँ है। ये जवाई नदी दे रखी है, लूनी की सहायक नदी है। बनास नदी दे रखी है, पश्चिम बनास नदी। ये बाणगंगा नदी जिसको अर्जुन गंगा कहा जाता है। मोरेल नदी, खारी नदी, बनास नदी, चंबल नदी और कालीसिंध नदी और पार्वती नदी, ये चंबल नदी में बहती है। और चंबल नदी इधर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, यमुना नदी में। ये जयसमंद झील जो दे रखी है पहले उदयपुर जिले में स्थित थी, लेकिन वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है। और राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में माही नदी दे रखी है आपको। राजस्थान के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, राजस्थान में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत यानी बिजली का उत्पादन किया जाता है, सिंचाई की जाती है, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है और बाढ़ पर नियंत्रण होता है, मृदा अपरदन, मिट्टी कटाव भी कम होता है और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इतने सारे उद्देश्य किससे होते हैं? नदी घाटी परियोजना बनाने से। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। बहुउद्देशीय यानी ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा ले आपके, आधुनिक भारत के मंदिर किसने और किसके बारे में कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान की नदी घाटी परियोजना को कहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना
माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। अब बात करते हैं चंबल परियोजना की। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ध्यान रखिए आपके चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। चारों बांधों का क्रम आप ध्यान में रखें, इनमें 4 बांध बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो बांध आता है वो आता है गांधी सागर बांध, यानी सबसे पहले गांधी सागर बांध। तो जैसे आप देखते हैं इस तरफ से नदी बह रही है तो गांधी सागर बांध सबसे पहले आ गया। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के अंदर है गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध उससे आगे। उसके बाद कोटा जिले में जवाहर सागर बांध है उससे आगे, और उसके बाद कोटा बैराज बांध है कोटा के अंदर। तो इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा मिलती है। तो यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को किससे, चंबल बांध परियोजना से बिजली बनाने का कार्य भी किया जाता है और सिंचाई भी होती है। ये देखिए राणा प्रताप सागर बांध दे रखा चित्तौड़गढ़ का आपको, और माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा का दे रखा, दोनों के चित्र दे रखे आपको। बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना के। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। तो इसको भी ध्यान रखिए आपकी माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई भी होती है और जल विद्युत यानी बिजली बनाने का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा पेयजल सुविधा यानी पानी की पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कराती माही बजाज सागर परियोजना। बिसलपुर परियोजना की बात करते हैं। राजस्थान में टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई एवं पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिए आप, इस परियोजना से राजस्थान के राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यानी बिसलपुर परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल की पूर्ति यानी आपूर्ति की जाती है। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा ले आप रीड के लिए। उसके बाद इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में नहर एवं बाड़मेर एवं जालोर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बाड़मेर जिले और जालोर जिले तक सरदार सरोवर बांध का पानी यानी पेयजल की सुविधा यानी पीने का पानी उपलब्ध करवाता है। इनके अतिरिक्त पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाक्कल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। इनको भी आप ध्यान रखें। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध सबसे प्रमुख है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बांध। ध्यान रखिए आप। राजस्थान प्रमुख जिले में जल संचयन की बात करते हैं। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं और बावड़िया सब स्थानों पर पाए जाते हैं सब जिलों में, लेकिन जोहर, टांके और खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं पानी के लिए। तत्कालीन राजा महाराजा ने जल संचय यानी जल उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में अपन देख सकते हैं, देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने यानी यहाँ के महाराणाओं ने पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर झील, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया। तो यानी उदयपुर के अंदर महाराणा ने विभिन्न झीलों का निर्माण करवाया जल संचयन के लिए, और नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया एक दूसरे को। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है, यानी एक झील भरने के बाद दूसरी झील में पानी उसका चला जाता था। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं जिसके कारण उसको झीलों की नगरी यानी लेक सिटी ऑफ राजस्थान यानी झीलों की नगरी कहा जाता है। उसके बाद जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया। ध्यान रखिए आप, गोमती नदी के ऊपर इस नदी का निर्माण करवाया, जो पहले उदयपुर के अंदर थी जयसमंद झील, लेकिन वर्तमान में सलूम्बर जिले में आ गई है नया जिला बनने के कारण। यह विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखिए। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है, यानी पुष्कर जो है धार्मिक झील के किनारे स्थित है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है, तो आना सागर झील जो है वो भी एक प्रसिद्ध झील है। और सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। तो इसको ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट कि सिरोही में माउंट आबू में जो झील है नक्की झील वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है, यानी प्रकृति किसी अपने आप बनी है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। यानी राजस्थान में राजसमंद जिला ही ऐसा जिला है जो राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है, राजसमंद झील के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है, को ध्यान रखें आप। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उम्मेद सागर और जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेट आदि अन्य
जिले भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। इन जिलों को भी आप ध्यान रखिए, बहुत सी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा राज्य में मीठे पानी के जिलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील और बाड़मेर में पचपदरा। तो जयपुर की सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, बाड़मेर में पचपदरा, नागौर में डिडवाना और बीकानेर में लूण, करणसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें। तो वर्तमान में फलोदी जो है झील का नाम है, लेकिन फलोदी नाम से एक नया जिला भी बन गया है जो जोधपुर से हटके अलग बनाया गया नया जिला है। ये मेवाड़ के राणाओं एवं महाराणा द्वारा उदयपुर में निर्मित जिले, नदी संगम तथा झील संगम का मानचित्र दिखा रखा है आपको। ये आहड़ नदी जो बहती थी उदयपुर के अंदर, महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा निर्मित। ये देखिए चिकलवास बांध बना रखा है। इधर मकरेना बगरा, ये टाटला मगरा दे रखा है और टिकलिया मगरा, ये नीमच माता पहाड़ी वाला इलाका दे रखा है आपको। अब यहाँ पे देखिए जिलों को जोड़ने वाले सेतु यानी गोवर्धन सागर पिछोला झील को जोड़ता है। पिछोला झील दूध तलाई और पिछोला झील अमरकुंड को, पिछोला कुमारिया तालाब और कुमारिया तालाब रंग सागर को, अमरकुंड रंग सागर को, रंग सागर स्वरूप सागर को और स्वरूप सागर फतेह सागर झील को। इस प्रकार से ये सारे रास्ते जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये देखिए फतेह सागर झील दे रखी है, गुमानिया नाला दे रखा है, अम्बावगढ़ दे रखा है, रंग सागर झील, कुमारिया तालाब झील दे रखी है, स्वरूप सागर झील दे रखी है, अमरकुंड झील दे रखी है, पिछली राणाओं की मगरी दे रखी है, दूध तलाई दे रखी है और पिछोला झील दे रखी है। जो अमरजोग नदी ये देखिए सिसारमा नदी जो पिछोला झील में मिल रही है, और ये माशला मगरा दे रखा है, बांकी मगरा दे रखा है, गोवर्धन सागर झील दे रखा है और नेला तालाब दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान के मानचित्र में यानी उदयपुर में नदी संगम एवं झील संगम आपको मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है इस किताब में, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। जल संरक्षण की बात करते हैं। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व यानी जल को बचाना ही जीवन है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल संरक्षण किया जा सकता है। जितने प्रयत्न आपको दे रखे इनका प्रयोग कर हम जल को बचा सकते हैं। ये सारे अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को नहरों द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जल जीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। यानी जहाँ पे बारिश अच्छी होती है वहाँ से पानी को नहर के माध्यम से दूसरे स्थानों पर जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे पहुँचाकर वहाँ पे जल उपलब्ध करवाया जा सकता है। ये उपलब्धियाँ सरकार द्वारा करवाई जा रही हैं वर्तमान में भी। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन का वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। ध्यान रखिए आपको जल को बचाने के लिए रूफटॉप जल संचयन यानी छत का पानी टैंक में डालना, जो भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है और रेगिस्तान में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। यानी बारिश के मौसम में वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा में जो व्यर्थ बहने वाला जल है उसको भूमिगत किया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टाँका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को बृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। यानी पश्चिम राजस्थान जो जल बचाने की तकनीकें थी उनका प्रयोग वर्तमान पूरे राजस्थान किया जाना चाहिए, जिससे जल का बचाव किया जा सके। आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। भूगर्भिक का मतलब होता है भूमि के अंदर, अप्पा का मतलब होता है नदी जल का बहना या प्रवाह, टाका का मतलब होता है पश्चिम राजस्थान जल संरक्षण तो घर पे बनाए गए कुएनुमा संरचना, खड़ीन का मतलब होता है पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संचयन हेतु बनाई गई संरचना, और जोहड़ का मतलब होता है वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना या रख रखाव करना। बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास जो है वो चंबल की सहायक नदी है। मई बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो बांसवाड़ा जिले में। यह आपका अध्याय 7वां समाप्त हो चुका है। कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।